हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। और ये क्लास है आपके लिए। यस, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी का। जो यहाँ पर हम जिस सिलेबस को कवर करवा रहे हैं वो सिलेबस है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली इस क्लास से प्रश्न आपके आएगा। अगर बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति, उसका वर्गीकरण देखेंगे और वनों के प्रकार। वनस्पति का वर्गीकरण अलग अलग तरह से देखेंगे, हो सकता है हम अगली क्लास में मिले, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं राजस्थान में वनों के प्रकार को लेते हैं। ठीक है, यस। तो जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। वनों का प्रकार या वनों के प्रकार भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप अच्छे से समझते हैं, नमस्ते सुनीता, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो वनों की जो प्रकार है उसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान में जलवायु उच्छावास की क्षेत्रीय भिन्नता के अगर भिन्नता पाई जाती है, यानी जलवायु अलग अलग है राजस्थान की, और उच्चता है ना, कहते एक हाई लेवल है, डाउन लेवल है, तो ये काफ़ी भिन्नताएं हैं राजस्थान में। राजस्थान में जलवायु व उच्छावास क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, यानी काफ़ी डाइवर्सिटी, अलग अलग विविधताएं जो पाई जाती हैं। क्योंकि राजस्थान में देखा जाए, अगर हम पश्चिम की बात करें और पूर्व की बात करें तो राजस्थान की जलवायु में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। तो यहाँ पर हम प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 श्रेणियों में बांटेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान के वनों की श्रेणियां। ओके, और ये श्रेणियां, ये प्रश्न यहाँ से आप प्रश्न बनता है तो ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रशासनिक दृष्टि से, यानी जो सरकार ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए और वनों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान में वनों का वर्गीकरण किया, डिवाइडेशन किया है, प्रकार बताए हैं, तो वही प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो देखिए, ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाला, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आरक्षित वन क्या कहेंगे? आरक्षित 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 का मतलब है पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में जो वन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, एग्जाम जो है ना वो आपके जुलाई एंड अगस्त भी जा सकते हैं। देखो, आरक्षित वन की बात करें तो ये वन वो है जो इन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। इस तरह के वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, क्योंकि यहाँ न तो कटाई होती है और न ही चराई होती है, पूरी तरह से सेंसिटिव जोन रखा जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की, वो भी आपको लिखवा देता हूँ, इसमें यानी पेड़ों की कटाई या जानवरों के द्वारा वहाँ पर चराई, ठीक है ना, घास खाना वगैरह, वो तो चराई, चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, क्योंकि ये वन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिएगा। और ये वही वन है जहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मिलते हैं।
वही हैं जहां राष्ट्रीय वन व अभयारण्य मिलते हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय वन अभयारण्य है ना, तो वो इसी कैटेगरी के वन के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो अब बात करते ये तो कितने हैं इस प्रकार के, राजस्थान में कितने एरिया पर फैला हुआ है या कितने जोन में है, कितने एरिया आते हैं। तो देखो नोट कर लेना कि आरक्षित वन किस किस इलाके में आते हैं अपने राजस्थान में। एक तो देखो उदयपुर, एक तो याद रखना उदयपुर जो स्पेशली इस क्षेत्र में सबसे ऊपर रहता है। इसके अलावा जैसे बात करें अपना चित्तौड़गढ़ जो है, कौन सा, चित्तौड़गढ़ हाईलाइट है वही बता देता हूँ। तो उदयपुर, चित्तौड़ और अलवर के जो एरिया है ना, अलवर आदि क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज्यादातर ये वन है और ये वन किस कैटेगरी के हैं, आरक्षित टाइप के हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें कितने परसेंटेज पर है, तो देखो एक अपडेट लेते हैं 2023 मार्च 2023 की वन ईयर रिपोर्ट के आधार पर देखें तो नोट कर लेना कि राजस्थान में टोटल राजस्थान के जितने वन है ना, टोटल राजस्थान के जितने वन, उसमें से 36.99% जो वन है वो आरक्षित वन है। नोट कर लेना 36.99% जो वन है वो आरक्षित वन है। और इस तरह से बात करें कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो नोट कर लीजिएगा 12,178.0 वर्ग किमी में फैले हुए हैं। ओके, तो ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके, ये करते हैं इसी कैटेगरी में सेकंड। ये राजस्थान में जो प्रशासनिक आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो सेकंड है, रक्षित या हम के सुरक्षित। रक्षित या सुरक्षित वन, ठीक है ना, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो इन प्रकार के वनों को ये दूसरी कैटेगरी, इसमें क्या होता है कि इसमें वनों में लकड़ी काटने व पशु जो चराई होती है उसकी अनुमति मिलती है, लेकिन वह सरकार के आदेश या वो जो ठेका जो दिया जाता है उस अकॉर्डिंग होता है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। क्या होता है, लिमिटेड। तो नोट कर लीजिए इस प्रकार के वनों में कटाई व पशु सराई, यानी पशुओं को सराहना, ठीक है, तो पशु सराई के लिए वन विभाग से अनुमति, या मान लीजिए वो जो एरिया जिस ठेके में दिया गया है तो उस ठेके के अकॉर्डिंग उसे परमिशन मिलती है, ठेका लिया जाता है। क्लियर, कुछ एक मात्रा में ये परमिशन होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ, तो ध्यान रखना कि इस प्रकार के वन है वो किसके यूज में रहते हैं, तो नोट कर लेना क्योंकि अभ्यारण्य जो होता है ना, अभ्यारण्य और इस प्रकार के निश्चित क्षेत्र इसमें आते हैं। बाह्य अभ्यारण्य, इसके अलावा वो जहाँ शिकार प्रतिबंध होता है जिसको हम क्या कहेंगे, आकेट निषेध क्षेत्र, मृगवन व आखेट निषेध क्षेत्र वन। तो इन ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुरक्षित वन के अंतर्गत आपको अभ्यारण्य भी मिलेंगे, मृगवन भी मिलेंगे। यहाँ पर शिकार करने पर रोक होती है। क्या होती है, शिकार करने पर प्रतिबंध होती है। तो अब बात करते हैं ये कितने लेवल पर फैले हुए।
तो नोट कर लेना। सबसे पहले तो बात करते हैं क्षेत्र की। तो देखिए आरक ये जो सुरक्षित वन है ना, उनके मैं 3 जो आपको जिले बता देता हूँ, बारां, करौली और उदयपुर। बारां, करौली व उदयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना एरिया है, टोटल वन का कितना परसेंट एरिया इसमें आता है। तो नोट कर लेना कि 56.51% राजस्थान के टोटल वन का 56.51% जो वन है वो सुरक्षित कैटेगरी के वन है। तो आप कहेंगे संख्या में कितना है, तो नोट कर लीजिएगा 18,605.51 वर्ग किमी में ये वन फैले हुए हैं। क्लियर? तो ये डेटा आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से तीसरा जो वर्गीकरण है या प्रकार है वो नोट कर लीजिए, जिसको हम कहेंगे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ये वो कैटेगरी है जहां वनों को पूरी से स्वतंत्र रखा जाता है, मतलब इसमें लकड़ी की कटाई या पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पहली बात तो यहाँ पर नोट कर लेना। तो इस तरह से ये जो वन है उसको हम कहेंगे अवर्गीकृत, यानी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ये वन पवित्र वन, ये वन पवित्र वन, जैसे वो कहता है ना कि जस्ट देवताओं जैसे कोई थान होता मंदिर वगैरह, उसके पीछे वाली जो भूमि होती है उसके अंतर्गत इस प्रकार के वन आते हैं। या जिसको हम बात करते हैं ओरण भूमि, ओरण वन, या फिर नदी के पास वाले, या फिर नदी के जो पास पास जो वन होते हैं ना नदी के पास पास, तो वही नदी झील तालाब, नदी झील तालाब, या हम बात करें सड़कों किनारे फैले वन, किस कैटेगरी के वन हुए हैं, वो अवर्गीकृत वन होते हैं, इसलिए इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता इस पर। तो अब ये ध्यान रखना कि इस अवर्गीकृत वन है वो मोस्ट ऑफ 3 जिले जो हैं जहां ज्यादातर है, जिसमें नोट कर लीजिएगा बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर। एक्चुअल में क्या है ना, ये वन टाइप के वन नहीं होते क्योंकि वन का लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन इस तरह से फिर भी आपको ध्यान रखना अवर्गीकृत वन का एरिया कहाँ रहता है। अब बात करते हैं कि भाई टोटल जो वन है ना राजस्थान में, उसका कितना प्रतिशत वन जो है वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। तो इसका आप डाटा नोट कर लेना, 6.50% वन जो है टोटल राजस्थान के वन का वो अवर्गीकृत वन है। यानी अगर बात करें वर्ग किलोमीटर भूमि में तो 2137.69 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं अवर्गीकृत वन। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिएगा। अब तक जो मैंने आपको समझाया है कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, किस एरिया में कौन से वन आ रहे हैं, कितने परसेंट पर आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि राजस्थान में प्राकृतिक वन का वर्गीकरण या मतलब इनका वितरण देखते हैं पहले, ठीक है। तो बढ़ते हैं नोट्स वाइज इंपॉर्टेंट। तो देखिए अच्छी समझ लीजिएगा। देखिए राजस्थान के वनों का वितरण देखते हैं। कौन से वनों की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
प्राकृतिक वन। कौन से वन की बात करें हम? राजस्थान में जो प्राकृतिक वन है ना, उनके वितरण के वो किन किन भागों में, क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान की धरातलीय बनावट, यानी जिस प्रकार की धरातलीय बनावट है, उसके अकॉर्डिंग जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का वितरण होता है। क्योंकि देखो, जैसी मिट्टी और जलवायु हो गई, वन भी वैसा ही होगा, वन का जो लेवल फैला हुआ वो भी उस प्रकार का होगा। इस तरह से किसी क्षेत्र में सागवान, बांस आदि के सघन वन मिलते हैं, यानी कुछ तो ऐसे राजस्थान के इलाके हैं जहां बहुमूल्य उपयोगी सागवान या बांस के वन पाए जाते हैं, वो भी सघन मात्रा में, अधिक मात्रा में। और कहीं पर केवल कटीली झाड़ियां और घास ही मिलती है। तो कितना फर्क है, कहीं पर पूरा वन का वन भंडारा होता है और कहीं पे बिल्कुल सूखा होता है, जैसे जैसलमेर का एरिया। तो ये डिपेंड करता है राजस्थान की जलवायु और मिट्टी के प्रभाव पर। तो राजस्थान के वनों को हम दो भागों में बांटते हैं, राजस्थान के वनों को हम दो भागों में बांटते हैं। तो इसमें पहला जो है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन, और दूसरा है अपना थार मरुस्थल वाला, यानी पश्चिमी प्रदेश के वन। कौन से वन? पश्चिमी प्रदेश के वन। अब देखिए, यहां पर समझिएगा, पहला हम फर्स्ट वाले को समझते हैं, ठीक है। देखिए, प्रदेश के वन राज्य का वह संपूर्ण प्रदेश जो 100 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी ये वो वन है जहां वर्षा का 100 सेंटीमीटर वार्षिक की वर्षा उसे प्राप्त होती है। मतलब वर्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फला फूला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ राजस्थान के बाकी के मुकाबले ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अब देखो, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बात की जा रही है दक्षिणी पूर्वी, ये वाला भाग, और इस वाले भाग में ज़्यादातर वन है, इस वाले भाग में ज़्यादातर वन है। क्लियर? आगे देखिए, इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध शुष्क है, वह धरातलीय वनस्पति के योग्य है। इन प्राकृतिक दशाओं के कारण इस प्रदेश में घने वन उपलब्ध हैं। अब बात करें कौन कौन से एरिया हैं, तो नोट कर लेना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के इन जिलों में सबसे घने वन पाए जाते हैं। और इस तरह से राजस्थान के वनों की अगर वितरण की बात करें तो सबसे संपन्न जो एरिया है वो है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एरिया, जहां पर्याप्त मात्रा में वनों का परसेंटेज है। अब बात करते हैं दूसरा, हाँ, जहाँ हम बात करेंगे वो एरिया, हाँ, इससे पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ सागवान प्रकार की वनस्पति मिलती है, सागवान के साथ सालर तथा गावड़ा भी मिलता है, धाकड़ है, गावड़ा है, ये वर्ड देखना है थोड़ा पे। इसके अलावा पहाड़ों की तलहटी में, हाँ, ढाक, ये ढाक के वन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, ढाक के वनों की प्रधानता रहती है। अधिक गहरी मिट्टी वाले क्षेत्रों में महुआ, महुआ से शराब भी बनती है देसी, महुआ और बेर के वृक्ष भी मिलते हैं। इन प्रदेश में कुंबर, कंकेड़ा, सोजना, आम, जामुन, गुलर, बरगद, तेंदू व सरेस के वृक्ष मिलते हैं। इसलिए ये वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे संपन्न एरिया कहलाता है, क्योंकि अधिकांश वन यही है। कौन सा एरिया बताया मैंने? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, ओके। फिर है दूसरा, राजस्थान के अगर वनों के वितरण की बात करें, जो है पश्चिमी प्रदेश के वन, पश्चिम वाला भाग राजस्थान का, ये जो राजस्थान है इसके ये वाला भाग की बात हो रही है, इस वाले की। इस क्षेत्र के वनस्पति में ज्यादातर वर्षा कम होती है, तो यहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं, और पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कटीली झाड़ियों की तरह हो गए, ताकि कटीली झाड़ियाँ इसलिए होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना वो ज़्यादा ना हो, पानी कम होता है तो पत्तियाँ ही नहीं होती है, इसलिए वो कांटेदार वन होते हैं। तो नोट कर लेना, वनस्पति में कांटेदार वृक्षों, झाड़ियों तथा घासों की प्रधानता रहती है इस भाग में। इस प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है देख लो,
25 सेमी से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक वो एरिया जो दक्षिणी पूर्वी है राजस्थान का, और एक पश्चिमी एरिया, दोनों में जलवायु, वनस्पति और हर प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वहां पर 100 सेमी वर्षा का औसत रहता है, जबकि यहाँ 25 सेमी उससे भी कम रहता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां छोटी होती है। मैंने कहा ना वाष्पोत्सर्जन न हो, इसलिए पत्तियां छोटी या कटीली झाड़ियों की तरह होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम से कम मात्रा में हो और वे अधिक से अधिक अपने आप को उस समय तक बनाए रखें। तो इस तरह से राजस्थान के वन है ना, वो मोटे तौर पर 2 भागों में हमने डिवाइड किए हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाली इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि यहाँ इन क्षेत्र में यहाँ पेड़ों की जड़ें काफी गहरी होती है, क्योंकि देखो पानी की तलाश में पश्चिमी भाग में जो वन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उसकी जड़ें काफी गहरी होती है। गहरी होने के पीछे वजह है क्योंकि पानी कम रहता है, तो जड़ें बहुत दूर तक फैली होती है पानी का अवशोषण करने के लिए, जिससे वह जमीन के काफी नीचे पानी प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्षेत्र की मरुद वनस्पति, यानी जो मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति होती है ना, उसको मरुद वनस्पति कहते हैं। मरुद वनस्पति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन निशा नमस्ते जी। आगे देखिए वनस्पति। तो अब देखो, अब इन रेगिस्तानी एरिया में जहाँ कम वर्षा है और पश्चिमी भाग में जो वन है, इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए कुमट, खोपड़ी, खोपड़ी वर तो कोई होता ही नहीं है, ये खेजड़ी है यहाँ पर, गलती से हुआ है, ये इसको याद रखना। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ खेजड़ी, ठीक है। इन भागों में खेजड़ी जो है ना वो ज्यादा होती है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ खेजड़ी, केर, रोइडा, जाल इंगोटा, केकरी वृक्ष, फोरा, खीपरा, आकड़ा, लाणा आदि कटीली झाड़ियों के साथ साथ सिरकानिया, सेवण, दामन और मुर्ट जैसी घासों की प्रधानता रहती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो खेजड़ी तो आप जानते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो इसी के अलावा बाकी अगर बात करें तो केर, रोइडा, जाल, हिंगोटा, केकरी वृक्ष, फोरा, खीपरा, आकड़ा और लाणा जो है ये वनस्पति पाई जाती है। और इन पश्चिमी भागों में एक चीज याद रखना कि यहाँ पर घास कौन कौन सी, तो सिरकोना भी कहते हैं, सेवण घास और दामन घास पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली घास कौन सी है, मतलब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली घासों के नाम बताइए, तो ये भूलना मत। अब देखो दामन जो घास है ना, वो दुधारू पशुओं के लिए अच्छी होती है, और इसलिए इस भाग में दामन घास की बहुत उपयोगिता और इम्पोर्टेंस है। देखो जैसलमेर, बाड़मेर, ये 2 जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में सेवण घास भी आ जाती है। दामन तो है, लेकिन वर्षा ऋतु में कौन सी घास उगती है, सेवण घास। और यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए, फिर वर्षा ऋतु में सेवण घास जो है वह इन क्षेत्र में रहने वाले पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस घास का सर्वाधिक उपयोग भेड़ों के द्वारा किया जाता है, भेड़ चराई होती है ना, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यस जाट, हाँ रिजल्ट तो आपके अगले सप्ताह में ही आएगा, क्योंकि इस बार तो डिले है। आगे देखिए, अब देखो अरावली पर्वतमाला के पास के क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें बबूल, जिसको हम मारवाड़ी में बावलिया भी किया करें, होकड़ा, रोइडा, डाक, बेर, नीम, गुड़हल, खेजड़ा यानी खेजड़ी भी बोलते हैं, आदि वृक्ष यहाँ मिलते हैं। और इस प्रदेश में कहीं कहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ कहीं कहीं नोट कर लीजिएगा, पीपल, शीशम, सेरस के वृक्ष भी मिलते हैं। तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार से राजस्थान के सामान्य प्रकार के, जो मैंने राजस्थान के वनों का जो वितरण समझा दिया, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण बता दिया। जो अपनी अगली जो पार्ट वाली जब हम क्लास लेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे कि राजस्थान के वनों को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा
उसी वीडियो में कि जलवायु के आधार पर राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। तो ये 2 जो क्लास है वो पूरे नंबरों की होती है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 16वीं रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये डाटा पूछा जा सकता है। कुल कितने प्रतिशत पर, देखो टोटल पहले बात है ना, पहले 9% भाग पर वन थे। कितने परसेंट भाग पर वन थे? 9% के आसपास वन थे। लेकिन भारतीय वन नीति ये कहती है, भारतीय वन नीति कहती है कि जिस क्षेत्र में हो या जो भी राज्य है उसको टोटल कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33%। यानी भारत की वन नीति कहती है कि टोटल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। ओके, अब आगे देखिए, तो 4% अगर है तो उस अकॉर्डिंग क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा, 24,741.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन है। ओके, अब इसमें एक वापिस इसकी बात करें 7% की, तो वनाच्छादित यानी वह भाग जो पूरी तरह से वनों से यानी पेड़ पौधों से वनों से घिरा हुआ है, वो राजस्थान का कितना परसेंट भाग क्षेत्रफल है? और वना आच्छादित जो सिर्फ छायात्मक यानी ट्री कवर है, पूरी तरह से वनों का आवरण नहीं है, बट वहाँ पेड़ पौधे जरूर है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट कन्वर्ट की बात करें तो कितना परसेंट है? ओनली 4.86%, यानी 4.86। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? 16,629 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और ट्रीज कवर के अकॉर्डिंग कितना है? तो 2.36%। और इसका अगर क्षेत्रफल के देखा जाए तो 8,112 वर्ग किलोमीटर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो वन है वो कितने भाग पर कवर है। देखो पहले बात करें तो 9% भाग पर वन जो थे, अब शायद इसको घटकर और कम होते जा रहे हैं, तो ये आप जरूर इसको नोट करें। लेकिन भारतीय वन नीति जो है ना, वो कहती है कि क्षेत्रफल के टोटल 33% भाग पर वन होना जरूरी है। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा वनों का जो इस क्षेत्र अगर बात करें ना कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो याद रखना उदयपुर। प्रश्न पूछ सकते हैं, अलग से भी आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। क्लियर? और इसके अलावा मैंने शुरुआत में जो टॉपिक बताया था आपको, वो बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, तो ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से 3 है। एक तो आरक्षित वन जो 37.99% भाग पर फैला हुआ राजस्थान का, एक है रक्षित वन जो कुल क्षेत्रफल का 56.51% भाग पर फैला हुआ है, और तीसरा है अवर्गीकृत वन जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता, जहाँ पूरी तरह से अनियंत्रित है जहाँ के वन, और बहुत कम है। कितने परसेंट भाग पर है ऐसे वन? 6.50। तो ये डेफिनेटली आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अब अगली क्लास जो होगी आपकी, वो जैसे मैंने आपको कहा कि हम जलवायु के आधार पर राजस्थान की वनों का वर्गीकरण करेंगे और साथ ही वनों को प्रभावित करने वाले कारक पर भी प्रभाव डालेंगे। तो ज्योग्राफी की जो क्लास आपको आ रही है वो हफ्ते में एक ही बार आ रही है, एक ही दिन आती है, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखो, जो क्लास आ रही है आराम से आप लीजिए क्लास को, क्योंकि ज़्यादा भी क्लास नहीं है, लेकिन अगर मिस की तो क्लास ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और फिर कवर करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो इस इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हाँ, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, और अपडेट के लिए इस चैनल को कितना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और अगली इंपॉर्टेंट क्लास में आप सबसे पुनः भेंट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।